हेलो गुड इवनिंग नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स विद अनंत। आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसको हम एपिसोड नंबर 2 यानी क्लास 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इससे पहले वाला इसके पार्ट और इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 मैंने सारे प्रीवियस वीडियोज़ में अपलोड कर रखा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के एंड में आपको ये वीडियो या ये क्लास आपको कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को समझा कि हमारी लाइफ में एडुकेशन की यानी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और एक अच्छी हेल्थ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये दोनों अच्छे होंगे तो यू विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं जिससे एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हो सकता है। सबसे पहले चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। जब भी एक इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसका सोचने और समझने का तरीका दोनों चेंज हो जाएगा। जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट अ चेंज इन मैन इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। मतलब वो हर चीज़ को एक प्रोडक्टिव तरीके से सोचेगा। वो हर चीज़ ये सोचेगा कि इससे मैं कैसे आउटपुट जनरेट कर सकूं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो सोशली हो, मतलब पैसे से रिलेटेड हो चाहे वो किसी लाइफ से प्रैक्टिकली रिलेटेड हो। तो ये प्रोडक्टिविटी इमोशनली और इकोनॉमिकली सोशली दोनों वो इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद इमोशनल इन्वायरमेंट बिकम कंड्यूसिव टू ग्रोथ एंड पीपल टेंड टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन। जैसे मैंने आपको बताया उसका एटीट्यूड ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगा, यानी वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं अपने इस प्रोडक्टिविटी, इस आउटपुट को कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, मटेरियल एनवायरनमेंट हेल्प टू ग्रोथ फॉर द सोसाइटी, न्यू पोसेसेस हायर नंबर ऑफ स्किल एंड ट्रेन वर्कर, द प्लान एंड प्रोग्राम फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इंसान एडुकेटेड होगा, ठीक है, तो उस एजुकेशन का वो अपने लिए तो फ़ायदा करेगा और साथ में इकोनॉमी, जीडीपी के लिए, सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से वो पॉजिटिव सोचेगा, जिससे वो अपना तो फ़ायदा करे और साथ में हमारी इकोनॉमी यानी अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने देश के लिए वो कैसे और चीज़ों को बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया, एक इंसान है जिसे उस मशीन की कोई जानकारी नहीं है जिससे वो प्रोडक्शन कर रहा है, और एक स्किल्ड बंदा है जिसको उस मशीन की सारी जानकारी है। तो इस मशीन से सबसे ज़्यादा आउटपुट कौन जनरेट करेगा? ऑब्वियसली जिसको उसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो यहाँ यही बताया गया है कि हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। स्पेशलाइज इंजीनियर एंड स्किल वर्कर्स कैन सर्टेनली हैंडल मशीन बेटर देन द अदर। एक स्किल इंसान उस मशीन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करेगा जिसको एक अनप्रोडक्टिव यानी अनस्किल पर्सन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो 1 घंटे में अगर 10 आउटपुट जनरेट कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसको मशीन सही से चलानी नहीं आती है, और एक इंसान है जो 1 घंटे में 20 प्रोडक्शन कर रहा है, यानी वो उस मशीन के बारे में कम्प्लीटली स्किल है, उसको उस मशीन के बारे में कम्प्लीटली क्या है, नॉलेज है। बहुत बेसिक सा पॉइंट है। थर्ड है आपका हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इक्वालिटी। एक पढ़ा लिखा इंसान और एक प्रोडक्टिव इंसान अपनी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट मतलब ज्वाइन करेगा। कैसे ज्वाइन करेगा, इसको अगर डिटेल में पढ़ें, बाय एनहेंसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। तो वो इकोनॉमी के लिए पार्टिसिपेशन करेगा, यानी नए नए स्टार्टअप्स बनाएगा, और नए नए स्टार्टअप्स बनाएगा तो उस नए नए स्टार्टअप्स के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि द इंक्रीज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और सिंपली द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्सेज। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ग्रेटर द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द इकोनॉमी। जैसे 7th 5-year प्लान में क्लियरली रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछे कौन से प्लान में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप बताएंगे 7th प्लान में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था कि वो कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकता है। क्लियर है? इट अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस
of large population in India, source of human resources as increase assets, accelerating the process of economic and social changes in the country. वो हमारी इकोनॉमी में सोशल और डेवलपमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएगा. क्लियर हो गई बात? बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, बस आपको रीड करके भी क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और, भाई बहुत सिंपल सी बात है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या पॉजिटिव हो? भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करेगा यानी लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो ऑटोमेटिकली होगी. तो यही बात यहाँ समझाया है, मैं आपको इसको यहाँ से बहुत अच्छे से समझा देता हूँ. क्या लिखा हुआ है देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ग्रो करेगा जिससे क्या होगा, स्टॉक कौन सा बढ़ेगा, ऐसे लोगों का स्टॉक बढ़ेगा, ऐसे ह्यूमंस का स्टॉक बढ़ेगा जो क्या होंगे, स्किल्ड होंगे. ठीक है, वो स्किल्ड होंगे तो वो बेटर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल, जो स्किल होंगे तो वो मशीन्स का प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो भाई जीडीपी इंक्रीज़ होगी, जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन यानी एम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. जब एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो अपने एजुकेशन सेक्टर पे और अपने हेल्थ पे अच्छा खर्च करेंगे. जब वो अपनी एजुकेशन और अपने हेल्थ पे अच्छा करेंगे तो फिर से प्रोडक्टिविटी कौन सी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंक्रीज़ हो जाएगी. तो एक पर्टिकुलर ये पूरी चेन है जिससे क्या होता है, एक अच्छा इंसान तभी बन सकता है जब वो अपनी इकोनॉमी को अच्छे लोगों के हाथ में दे दे. ठीक है, क्लियर हो गई बात? बहुत सिंपल सी बात है. नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ह्यूमन हार्ड टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. सीधी सी बात है, इन द कंटेंट ऑफ डीप रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो आप याद रखना, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में पॉजिटिव इफेक्ट होता है. अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. इट मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट इज वेरी हार्ड to assess the impact of human capital on economic growth. This is because of the following reason. It is difficult to measure growth in human capital. Education, for example, is measured in terms of schooling year, teacher pupil ratio and enrollment ratio, but it is difficult to assess the quality of education. मतलब क्या हुआ कि हमने अपने जीवन में 10 साल प्लस 10 साल 20 साल स्कूलिंग कर ली, प्लस 4 साल हमने क्या कर लिया, डिग्री ले ली, 5 साल डिग्री ले ली. इससे आप जज नहीं कर सकते कि इकोनॉमी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं. आप जज किससे करेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि लोगों ने डिग्री तो ले रखी है लेकिन उस डिग्री की उनको कितनी नॉलेज है, ज़्यादा है कम है, वो एक बहुत बड़ा मैटर है हमारी इकोनॉमी के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए. ठीक है, लाइकवाइज it is possible to measure health service in monetary term but is difficult to assess the improvement of quality on health service. जैसे गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ हेल्थ पे खर्च कर दिए, क्या इससे हेल्थ की सर्विसेज में कोई सुधार हुआ या नहीं हुआ, या यहाँ पे भी करप्शन हो गया, पिल्फरेजेस हो गई, लीकेजेस हो गई. तो ये बहुत बड़ा इशू है कि जो अमाउंट गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसका कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहा है हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना कर पा रहा है. ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज द पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अगर हमारी इकोनॉमी में पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी और हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी. और वहीं अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है, गुड है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ जाएगी और हमारी इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज़ होगा. और ये वाला जो चेन इफेक्ट मैंने आपको समझाया था, तो पीछे मैंने रेस कर दिया ये वाला, ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ें क्या होने लगेंगी, इंक्रीज़ होने लगेंगी. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी इकोनॉमी के लिए. अब इस इश्यूज़ को इन्होंने एक प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझाया है. जैसे प्रॉब्लम फेसिंग, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें फेस करने को मिल रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन. हमारी जो इकोनॉमी की पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है कि हम हर इंसान के रिसोर्सेज, हर इंसान के डिमांड को क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सकें. समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक फेस करने को मिलता है और हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है. तो राइजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? राइजिंग पॉपुलेशन का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में बढ़ती पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है. जैसे रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन
एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सीधी सी बात है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ा, ह्यूमन कैपिटल चेंज हुआ। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज पुराने ज़माने में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 4-5 एक्सेप्शनल केस है। किसी का एक बेटा था, उसके पास 100 या 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड थी, ठीक है। अब वो अपने एक बेटे का नाम करके चला गया। अब उस बेटे के 2 बच्चे हो गए, ए और बी, या 1 और 2। अब इस लैंड के 4 टुकड़े हो गए। अब इन दोनों के 2-2 बच्चे हो गए, तो इसके पास इतना हो गया, इसके पास इतना हो गया। तो पहले जो एक पूरा रिसोर्सेज था वो 2/3/3। अब इनके 2-2 बच्चे हो गए, तो ये और डिवाइड हो गया। मतलब रिसोर्सेज तो हमारे पास वही हैं, लेकिन उसका डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे पुराने घर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रहते थे, और आज वो परिवार बढ़ता गया, तो हर इंसान अपना अलग अलग डिवाइड हो गया। तो जिससे हाउसिंग, जिससे सैनिटेशन, जिससे ड्रेनेज सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ गया। बट रिसोर्सेज तो हमारे पास उतनी है, लैंड तो हमारी इकोनॉमी के पास, इंडिया के पास उतनी है ना, उसको कैसे बेहतर कर सकता है? तो ये बड़ा ही प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज़ लीड्स टू फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो गई, या ख़त्म हो गई, या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इंटर्न इट लीड्स टू फॉल इन द कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल नॉलेज। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन। एक बहुत ही बड़ा इशू है ब्रेन ड्रेन, इसको ऑनलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? ब्रेन ड्रेन आपने शायद पता भी होगा, आपको सुना भी होगा। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, हमने अपनी सारी एजुकेशन इंडिया में ली, और जब हम काबिल हुए अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, तो हमने यूएस चले गए, अपना देश छोड़ दिया। तो ब्रेन ड्रेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल बॉर्न एजुकेटेड एंड ट्रेन इन इंडिया, पढ़े भरे सब कुछ भारत में, बट क्या हुआ, जब इंडिया को कुछ देने का नंबर आया तो वो गायब हो गए, बाहर चले गए। तो इससे क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी में जो पढ़े लिखे स्किल्ड लोग थे, उनकी परसेंटेज क्या होने लगी, कम होने लगी। तो एक बहुत बड़ा इशू रहा। दोज हु डिसाइडेड टू माइग्रेट एज पर्सन टू हाई, चाहे वो हाई कैलिबर हो उनका, वो साइंटिस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, तो ये सब पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए, जिससे हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी फेस करने को मिली। डेफिशिट मैन पावर प्लानिंग। लोग तो बहुत है, पॉपुलेशन तो बहुत है, लेकिन उस पॉपुलेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग या हमारी सरकार नहीं कर पा रही है। नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंसेज इवन एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग एजुकेट तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लेवल पे हो रहे हैं जिनकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग एन एक्सपोजिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रेजुएट एम्प्लॉयर। अब लोगों ने डिग्री तो ले ली, ठीक है, अब वो ग्रेजुएट हो गए। अब गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो गया, गवर्नमेंट ने लोगों को ग्रेजुएट तो कर दिया, कॉलेजेस ने लोगों को ग्रेजुएट, लेकिन वो उन ग्रेजुएट लोगों को जॉब्स नहीं दे पा रहा है। तो एक बहुत बड़ा इशू ये हो गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज सेट रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। अब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। लोगों के पास डिग्रियाँ तो हैं, लेकिन उन डिग्री को उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। प्राइमरी स्कूल एग्रीकल्चर इन पर्टिकुलर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का एक बैकवर्ड इकोनॉमी था। भले ही हम इंडस्ट्रीज़ पे कितना शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट रिसीव ड्यू टू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। अपडेट मतलब आज के टाइम में एग्रीकल्चर में भी इतने एडवांटेजेस हो गए, इतनी प्रोडक्टिविटी हो गई है बढ़ाने के लिए, लेकिन लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे, ठीक है। द ट्रेडिशनल मेथड, पुराने ज़माने का मेथड चला रहे हैं, जिसकी वजह से आउटपुट जितना जनरेट होना चाहिए उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा मतलब है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब है कि लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, बट उन डिग्रीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं है। जैसे आप क्लास 12th में हैं, मैं आपसे पूछूं क्लास 11 की माइक्रो में आपने क्या पढ़ा, तो केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जो माइक्रो को एक्सप्लेन कर पाएंगे। या मैं आपसे पूछूं क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा, तो 10% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10 की चीज़ों को बता पाएंगे। तो डिग्रियां हैं,
ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में खड़ी है, उनको उसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे इकोनॉमी के लिए, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है हाफ बेक ग्रेजुएट। क्या होता है हाफ बेक ग्रेजुएट? हाफ बेक्ड ग्रेजुएट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाफ बेक ग्रेजुएट? मैं आपको समझा देता हूँ। उसका मतलब होता है कि हाफ बेक ग्रेजुएट का मतलब होता है कि हमारे पास डिग्री तो है, लेकिन उस डिग्री की जो नॉलेज हमें होनी चाहिए वो नॉलेज बिल्कुल सरासर ज़ीरो है। तो दिस इज़ द लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। यही बात यहाँ लिखी हुई है, हाफ बेक ग्रेजुएट। डिग्रियाँ हैं लेकिन उसकी उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये हमने इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी, ये हमने इसके कुछ पढ़े जिसकी वजह से कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे इफ़ेक्ट, चेन इफ़ेक्ट पढ़ा, जैसे हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट और रह गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो हमें एजुकेशन और लिटरेसी के बारे में बताएगा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। इसी के साथ जुड़े रहिए इकोनॉमिक्स विद अनंत के साथ, और लाइक से सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।